हेलो हेलो फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आप सबका आज के सेशन में वेलकम है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस। चलिए जल्दी जल्दी से देखते हैं क्या है कुछ क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन है विकास डैश है, यानी कि विकास क्या है। विकास एक आयामी, विकास एक दिशाई, विकास में बदलाव किया जा सकता है या आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है। विकास क्या होता है, ऑप्शंस को हमें बिल्कुल ठीक से और गौर से देखना है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, विकास एक आयामी होता है। बिल्कुल गलत बात है ये। विकास एक आयामी नहीं होता है। जब भी एक शब्द आए ना वो नेगेटिव में आता है, ये नेगेटिव का शब्द आता है। इसको ऐसे भी हम लोग छांट सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी में है विकास एक दिशाई होता है, ये भी गलत बात है। इसमें भी एक शब्द आ रहा है, ये नेगेटिव को बताता है। हाँ, विकास में बदलाव किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। विकास में बदलाव किया जा सकता है। डेवलपमेंट चेंजेबल होता है, उसमें चेंजिंग किया जा सकता है। तो डेट्स वाई ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। हाँ, थर्ड आंसर, फोर्थ ऑप्शन को भी देख लेते हैं। आनुवंशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित होता है, ये भी गलत बात है। ये हेरिडिटी से फिक्स नहीं होता है कि भाई ये कैसे बच्चों का डेवलपमेंट कैसे होगा, वो उसकी वो हेरिडिटी पे डिपेंड करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। आनुवंशिकी, इसमें भी हेरिडिटी की बात की जा रही है इस क्वेश्चंस में भी। मित्रों का चयन, आँखों का रंग, शैक्षणिक सफलता या शिक्षा में रुचि। तो इसका सही आंसर होगा आँखों का रंग। आँखों का रंग, आँखों का रंग किसी हद तक हेरिडिटी पे डिपेंड करता है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे, अक्सर ऑब्जर्वेशन किए होंगे कि जैसे नेपाल के लोग हैं, उनकी आँखों का साइज़ या आँख का रंग अलग तरह का होता है इन कंपैरिजन टू इंडियन लोगों के। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आँखों का रंग आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। तो इस तरह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। सोशलाइजेशन प्रोसेस से क्वेश्चन है। बच्चों का सोशलाइजेशन कैसे होता है। वो एजेंसी हम लोगों ने पढ़ा होगा, फर्स्ट एजेंसी, सेकंड एजेंसी। जैसे फर्स्ट एजेंसी में फैमिली, माँ बाप आ जाते हैं, सेकंड में स्कूल आ जाता है। तो सीखने की वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसे सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी, निष्क्रिय सामाजिकरण, पैसिव सोशलाइजेशन, प्राथमिक सामाजिकरण, प्राइमरी सोशलाइजेशन या द्वितीयक सामाजिकरण या सेकेंडरी सोशलाइजेशन। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, द्वितीयक सामाजिकरण, सेकेंडरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। यानी कि जो बच्चे का जो सोशलाइजेशन स्कूल में होता है वो सेकेंडरी एजेंसी आता है, वो सेकेंडरी एजेंसी में आता है, इसलिए इसका द्वितीय सामाजिकरण ऑप्शन नंबर डी सही करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के भौतिक विकास सिद्धांत में दूसरे स्तर पारंपरिक नैतिकता की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन लगभग हर साल हर वर्ष सीटीईटी के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। कोहलबर्ग से एक दो क्वेश्चंस तो रहते ही हैं। कोहलबर्ग ने हमको पता है कि मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, मॉरल विकास, नैतिक विकास की थ्योरी दी है। उनके जो उन्होंने स्टेजेस बताए थे उससे क्वेश्चन है। आज्ञापालक और दंड अभिविन्यास, नंबर 2 अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और आदेश पालन अभिविन्यास,
सामाजिक समझौता और व्यक्तिगत आधार अभिविन्यास। दूसरे स्तर पर पारंपरिक नैतिकता यानी कि रैशनल मॉरलिटी, रैशनल वैल्यूज़ की दूसरे स्तर पर की तीसरी अवस्था को क्या कहता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। अगर आपने पढ़ा होगा मॉरल डेवलपमेंट कोहलबर्ग की थ्योरी को, तो आपको पता होगा इन्होंने जो अपनी थ्योरी को 3 पार्ट्स में बांटा है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में, यानी कि 3 स्तर पर, और हर स्तर को 2 स्टेजेस में डिवाइड किया। इस तरीके से 6 स्टेजेस होता है। तो दूसरे स्तर की पहली स्टेज जो है अच्छा लड़का यानी कि गुड बॉयज़ गुड गर्ल्स की जो है उन्होंने स्टेज बताया है। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के सिद्धांत में वर्तमान स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नए स्कीमा का रचना क्या कहलाती है? जीन पियाजे की थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है। इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, संज्ञानात्मक विकास। अगर आपको पता होगा इन्होंने अपनी थ्योरी को 4 स्टेजेस बांटा है और कुछ टर्मोलॉजीज़ यूज़ किए हैं इन्होंने अपनी इस थ्योरी को बताने के लिए। स्कीमा द्वारा परिवेश को समझ पाने की असमर्थता के कारण एक नई स्कीमा की रचना। जब नया इन्फॉर्मेशन गैदर करता है ना, तो उसको समायोजन कहते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 सही इसका आंसर हो जाएगा, यानी एकोमोडेशन। आत्मसातीकरण क्या होता है? एसिमिलेशन। जब एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ इंटीग्रेट करते हैं, मिलाते हैं, तो वहाँ पे आत्मसातीकरण होता है। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन को हटा कर एक नई इन्फॉर्मेशन को फॉर्म करना, बनाना, वो समायोजन कहलाता है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा, समायोजन। चूँकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि स्कीमा की रचना में जब दूसरा इन्फॉर्मेशन को परिवेश करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है? यानी कि इन्फॉर्मेशन को कौन गैदर करता है? जो हम नॉलेज इकट्ठा करते हैं बच्चे, तो उसे क्या कहते हैं पियाजे के अनुसार? व्याख्यात्मक प्रतिदर्शक, स्कीमा, अग्रिम संगठन, संवेदी, मुद्रक। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्कीमा। मैंने कहा ना, पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। इन्फॉर्मेशन जो गैदर करता है बच्चा, उसे स्कीमा कहा गया है पियाजे की थ्योरी में। बिल्कुल आप लोग क्लियर कर लीजिए, जब बच्चा कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है तो उस इन्फॉर्मेशन की कलेक्शन को स्कीमा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रशिम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलापों का उपयोग करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है? क्वेश्चन को गौर से और ध्यान से देखिएगा। रशिम अपनी कक्षा में विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप का उपयोग करती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ करती है और सहपाठियों द्वारा अधिगम को बढ़ावा देने के लिए समूह भी बनाती है। ग्रुप में एक तो कार्यकलाप एक्टिविटी के माध्यम से, दूसरा ग्रुप के माध्यम से लर्निंग कराने का इसमें बात कही गई है। तो इसमें कौन सी थ्योरी इस सेंटेंस का समर्थन करता है? सिगमंड फ्राइड का मनोयौनिक सिद्धांत, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत,
लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास और का सिद्धांत, BF स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोट्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। जब भी समाज से यानी कि सोसाइटी से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन हो या कंस्ट्रक्टिव क्वेश्चंस हो तो उसका लेव वाइगोट्स्की ही आंसर होता है, चूँकि इन्होंने लेव वाइगोट्स्की जी ने सोशल कंस्ट्रक्शन पर बहुत ज़्यादा बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन सा अध्यापक द्वारा पाठ का उदाहरण नहीं है? अनुकरण के लिए कौशलों का प्रदर्शन करना, रटना, इशारों एवं संकेत, सहपाठियों संग साझा शिक्षण करना। ऐसे भी इसको हम छांट सकते हैं। रटना, ये नेगेटिव पॉइंट, बिल्कुल रटने की बात तो हम कर ही नहीं सकते। शिक्षा टीचिंग प्रोसेस में, कोई भी टीचिंग प्रोसेस में आज की करिकुलम में हम रटने की बात नहीं कहा गया है, चाइल्ड सेंटर की बात कही गई है। तो इस तरीके से कौन सा नहीं है ऐसे भी समझ सकते हैं, रटना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय पद्धति एक संरचनावादी कक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है? संरचना, फॉर्मेटिव कक्षा, फॉर्मेटिव क्लास के लिए उपयुक्त नहीं है। बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, सामूहिक सहयोगिता, वेधन व दोहराव, प्रयोगात्मक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वेधन व दोहराव। देखिए, बहुआयामी परिप्रेक्ष्यों का प्रोत्साहन, मल्टी डायमेंशनल, हम तो मोटिवेट करते ही हैं बच्चों को संरचनावादी कक्षा में, फॉर्मेटिव क्लासेस में प्रयोग भी करवाते हैं, समूह में भी शिक्षा करवाते हैं, लर्निंग करवाते हैं, रटने रटाने की बात नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि के विचार को नकारा और बुद्धि को अनेक विशिष्ट संसाधन संक्रियाओं के पदों के रूप में परिभाषित किया? इंटेलिजेंस, सामान्य इंटेलिजेंस के विचार को किसने निगलेक्ट किया, इनकार किया, और बुद्धि को अनेक विशिष्ट यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस को बताया? चार्ल्स स्पीयरमैन ने, एल्फ्रेड बिनेट ने, थियोडोर साइमन ने, हावर्ड गार्डनर ने। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस दिया। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस कोई एस फैक्टर, स्पेसिफिक या जनरल, ऐसा कुछ इस तरह का कोई इंटेलिजेंस नहीं आता, बल्कि मल्टीपल इंटेलिजेंस होते हैं बच्चों के अंदर जो कि उसका वो काम करता है। तो इन्होंने बुद्धि के विचार को, सामान्य बुद्धि के विचार को नेगलेक्ट किया और मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। जब हम बात करते हैं चार्ल्स स्पीयरमैन, इन्होंने 2 फैक्टर की थ्योरी दी, अल्फ्रेड बिनेट ने 1 फैक्टर इंटेलिजेंस की थ्योरी दी। इस चीज़ को भी आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चंस में तो आते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक संरचनावादी कक्षा में निम्नलिखित में से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? ये भी फॉर्मेटिव क्लास बहुत ध्यान से देखने की बात है, बहुत ही ध्यान से फॉर्मेटिव क्लास की बात कही जा रही है। किस पर महत्व दिया जाना चाहिए? संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक मूल्यांकन, एक आयामी मूल्यांकन, या मानकीकृत एवं एक समान मूल्यांकन। एक शब्द हमने पहले भी बताया ना, एक शब्द बिल्कुल गलत बात होती है, एक शब्द बिल्कुल गलत बात है। संकलनात्मक मूल्यांकन, संरचनात्मक यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, संकलनात्मक मूल्यांकन,
समेटिव असेसमेंट, ये बहुत दोनों शब्द याद रखने की बात है। फॉर्मेटिव असेसमेंट में क्या होता है, जो हम क्लास के इंटरवल में डेली या वीकली लेते हैं, बच्चों की वीकनेस और स्ट्रेंथ को जानने के लिए या अपनी शिक्षण पद्धति में सुधार लाने, टीचिंग मेथोडोलॉजी में सुधार लाने के लिए जब हम असेसमेंट करते हैं, बच्चों का मूल्यांकन करते हैं, उसको संरचनात्मक मूल्यांकन यानी कि फॉर्मेटिव एवल्यूएशन, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या, संरचनावादी कक्षा में, फॉर्मेटिव क्लास में तो कौन सा होगा, संरचनात्मक मूल्यांकन होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये चीज़ भी याद रखने के बाद, संकलनात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट, ये सेमेस्टर के एंड में होता है या ईयर के एंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार निजी संवाद यानी कि पर्सनल स्पीच किसे कहते हैं, बच्चों की आत्म केंद्रीयता का घोतक है, बच्चों के क्रियाकलापों और व्यवहार का अवरोधक है, जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। यानी कि वाइगोट्स्की, आपको पता है, सोशल कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा काम किया है। बच्चे का कैसे सोशलाइजेशन होता है, इस चीज़ पर इन्होंने बात की है। तो निजी संवाद, पर्सनल स्पीच का क्या महत्व है, किस चीज़ में काम आता है। तो बच्चा जब जटिल कार्य करते समय बच्चे को उसके व्यवहार संचालन में सहायता देता है, तो बच्चे का व्यवहार कैसे होगा वो उसकी निजी संवाद बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों को गुलाबी कपड़ों और गुड़ियों से जोड़ा जाता है और लड़कों को नीले कपड़ों एवं कारों से जोड़ा जाता है, ये किसका आदर्शता है। बिल्कुल बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आता ही ये क्वेश्चंस जेंडर से है, जेंडर बायसनेस से है, जेंडर निरंतरता को बताता है, या जेंडर सशक्तिकरण, जेंडर विविधता, जेंडर रूढ़िवादिता। ऑप्शन नंबर डी बगैर किसी देर किए हुए लगा देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। जेंडर बायसनेस को बताता है, जेंडर को लड़की को किसी स्पेसिफिक चीज़ के साथ जोड़ना या लड़की को किसी स्पेसिफिक काम के साथ जोड़ना, ये जेंडर रूढ़िवादिता को बताता है, जेंडर बायसनेस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है, स्टेटमेंट दिया गया है, गौर से देखिएगा। शिक्षा असफल हो जाती है जब बच्चों से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्राप्त ज्ञान को ज्यों का त्यों पुनः उत्पादित करें, यानी कि जैसा टीचर ने सिखाया है वैसे ही बच्चा उसको उगल दे, वैसे ही वो रिटर्न कर दे, तब शिक्षा फेल हो जाता है। शिक्षा फेलियर का एक रीज़न है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है। सही विकल्प चुनिए, ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही का व्याख्या करता है। दोनों स्टेटमेंट तो सही नहीं है, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करती है, ये भी गलत बात है। ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल बिल्कुल ए सही है। शिक्षा असफल हो जाती है, सही बात है, जब बच्चों से जैसा शिक्षक ने सिखाया वैसे ही वो उगलवाने की जब अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है, तो उसकी शिक्षा की जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाता है। जानकारी का पुनः उत्पादन बच्चों के सीखने का अर्थपूर्ण घोतक है, बिल्कुल गलत बात है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापक और छात्रों की क्या भूमिका होती है।
फॉर्मेटिव क्लास में क्या भूमिका होगी टीचर और स्टूडेंट्स की? कक्षा में शिक्षक व विद्यार्थी दोनों निष्क्रिय होते हैं, पैसिव होते हैं। बिल्कुल गलत बात है भाई, पैसिव नहीं होते हैं, एक्टिव होते हैं, ये गलत बात है। छात्र क्रियाशील हैं परंतु अध्यापक निष्क्रिय हैं, ये भी गलत बात है। दोनों ही क्रियाशील होते हैं, अध्यापक और छात्र दोनों ही क्रियाशील होते हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉर्मेटिव क्लास में, फॉर्मेटिव कक्षा में, संरचनावादी कक्षा में टीचर्स एंड स्टूडेंट्स बोथ आर एक्टिव, दोनों ही एक्टिव होते हैं। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। अध्यापक, ऑप्शन नंबर डी भी देख लेते हैं, अध्यापक क्रियाशील है परंतु छात्र निष्क्रिय, ये भी गलत बात है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने सीडीपी के डिस्कस किया। नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में और दूसरे क्वेश्चंस के सीरीज़ लेके आएंगे। बस जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ।